गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वो भारतीय राजनीतिक विचारक थे और भारतीय राजनीति के साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपने कई विचार प्रस्तुत किए। अब हम उनके पढ़ेंगे आर्थिक विचार। राजा राम मोहन राय ने विधिवत रूप से किन्हीं आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति वे निश्चित रूप से जागरूक थे। आर्थिक क्षेत्र में उनके विचार जो थे वो प्रमुखतया उन उद्देश्यों से प्रेरित थे। पहला ये था कि भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की जमींदारों, जागीरदारों और शासन के शोषणकर्ताओं से रक्षा होनी चाहिए। पहला ये था उनका। जो भारत के किसान हैं, जो भारत की साधारण जनता है, किसानों, साधारण जनता, जमींदारों, जमींदारों की जो है, जागीरदारों, जनता, मजदूरों की, जमींदारों, व जागीरदारों से शोषण, जागीरदारों से के शोषण से रक्षा होनी चाहिए। कि भारत के जो किसान हैं, भारत के जो मजदूर हैं, भारत के जमींदार हैं, उन सभी की रक्षा होनी चाहिए, शोषण से रक्षा होनी चाहिए और साथ ही शासन के शोषण से भी रक्षा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि देश के नागरिक जो है वो नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। दूसरा है देश के नागरिक प्रशासन व सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए। जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत ना पड़े।
जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत ना पड़े। तीसरा है इसमें देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए। देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए। और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाने चाहिए। और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाने चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राममोहन राय ने 3 वो बताए हैं आर्थिक विचार। किसानों और मजदूरों के हितों की चिंता करते हुए राजा राममोहन राय ने सबसे पहले भारतीय जमींदारी प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जमींदार और जागीरदार जो है वो किसानों और मजदूरों के शोषक है तथा देश के आर्थिक सामाजिक पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि सरकार के राजस्व की जो क्षति होगी वो 2 उपायों से पूरी हो सकती है। कि सबसे पहला ये है कि विलासिता की सामग्री पर कर की वृद्धि की जाए और दूसरा है उच्च वेतनमानों के यूरोपियन कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतनमान के भारतीय कलेक्टरों की नियुक्ति करे। सैनिक व्यय में भी उन्होंने कमी करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने जो भारत से इंग्लैंड में जो धन जा रहा है उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है कि भारत का जो धन है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो नोट कर लीजिए आप इसे, इनके आर्थिक विचार हैं। तत्कालीन भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे नमक तैयार करने का एकाधिकार प्राप्त था। तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक तैयार करने का एकाधिकार प्राप्त था। तो राजा राममोहन राय ने आवाज उठाई कि इस एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए।
राय का विचार था कि इस एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए तथा जिससे कि कम मूल्य पर ज्यादा अच्छा नमक प्राप्त हो सके, जिससे कम मूल्य पर ज्यादा अच्छा नमक प्राप्त हो सके। नोट कर लीजिए आप इसे। राजा राम मोहन राय ने आर्थिक क्षेत्र में अपने विचार दिए और कहा कि न केवल किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सैनिक व्यय में भी कमी होनी चाहिए और भारत का जो धन है उसे भी विदेशों में जाने से रोकना चाहिए। साथ ही भारत में जो नमक बनाया जाता था उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और राय का ये विचार था कि इसे समाप्त करके, इस एकाधिकार को समाप्त करके कम मूल्य पर ज्यादा अच्छा नमक प्राप्त करना चाहिए। नोट कर लीजिए आप इसे, आर्थिक विचार। इसके बाद में अगला है राम मोहन राय का मूल्यांकन और योगदान। योगदान और मूल्यांकन। राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था राजनीति विज्ञान में और क्या मूल्यांकन था? तो सबसे पहले बुनियादी दृष्टिकोण। बुनियादी दृष्टिकोण, ये जो बुनियादी दृष्टिकोण था ये उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो नीतियां प्रचलित है अपने आप को जीवित रखने के लिए उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन तत्कालीन भारत के तत्कालीन भारत का जो
सामाजिक और धार्मिक व पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण अपनाकर सभी के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण अपनाकर परंपरावाद का विरोध किया है और इस बात का प्रतिपादन किया है कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां हैं अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया है कि धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां हैं प्रचलित हैं, सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां प्रचलित है अपने को जीवंत रखने के लिए उन्हें दूर करना आवश्यक है। नोट कर लीजिए आप, ये बुनियादी दृष्टिकोण है कि उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो उस समय सामाजिक, धार्मिक और पाश्चात्य जीवन के लेकर जो कुरीतियां प्रचलित थी, उन कुरीतियों को समाप्त करके अपने आप को जीवित रखना है तो उन्हें दूर करना आवश्यक होगा। इसके लिए उन्होंने बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने अंधविश्वास, एकर्मण्यता, भाग्यवाद, उन्होंने अंधविश्वास, एकर्मण्यता, भाग्यवाद, वेद का तीव्र विरोध किया। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद में है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। दूसरा है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राम मोहन राय जो है वो भारतीय समाज संस्कृति के जब पतन की स्थिति पहुंच चुकी
तो धार्मिक और सामाजिक जीवन जो है वो पूरी तरह दो धाराओं में बट गया था। एक और ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में डूबे थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नए विचार को स्वीकार करने में वो असमर्थ थे। दूसरी ओर भारत में एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षण अनुभव कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में राममोहन राय ने नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने के लिए साहस का परिचय दिया। तो राममोहन राय के समय में एक और ऐसे व्यक्तियों का समूह था, एक और ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो अंधविश्वास, रूढ़ियों में डूबे थे। दूसरी ओर वह युवा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा था। ऐसे में राममोहन राय ने एक पुनर्जागरण किया। राममोहन राय ने एक ऐसे रास्ते की खोज की और उस पर चलने का साहस किया कि अन्य धर्मों की संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। राममोहन राय ने ऐसे मार्ग का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया कि भारतीय जीवन व संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। किंतु उसमें से जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। किंतु भारतीय जीवन जैसे कुरीतियों को दूर करना आवश्यक है। नोट कर लीजिए आप इसे कि राममोहन राय जो है वो पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। और ये जो संदेश था ये पुनर्जागरण का था और वे पुनर्जागरण
पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। यह संदेश पुनर्जागरण का था और राजा राममोहन राय निश्चित ही पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे। नोट कर लीजिए आप इसे, राजा राममोहन राय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि राजा राममोहन राय जो है, उनका योगदान जो था वो भारतीय इतिहास में बहुत गहरा था। उन्होंने एक बुनियादी दृष्टिकोण जो है वो अपनाया। राममोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक जीवन दोनों के प्रति बुनियादी दृष्टिकोण को अपनाया था और उन्होंने परंपराओं के नाम पर जो धार्मिक और सामाजिक जीवन में बुराइयां फैल रही थी उनसे अपने आप को दूर रखने के लिए कहा और जीवित रहने के लिए आवश्यक था कि मानव समाज और सभ्यता जो है, भारतीय समाज और सभ्यता जो है वो इससे दूर रहे। वे विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने अपने इस ज्ञान के आधार पर भारत के या अपने राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का भी निश्चय किया था। लेकिन राममोहन राय जो है वो पश्चिम के लिए ये मानते थे कि पश्चिम में सब कुछ ठीक नहीं है, पश्चिम में सब कुछ अच्छा नहीं है और उसका अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हो, अंधा अनुकरण किसी का भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, भाग्यवाद, अकर्मण्यता इन सभी का तीव्र विरोध किया है। कर्म करने पर वे जोर दिया करते थे। उसी प्रकार से राजा राममोहन राय जो हैं वो पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता के रूप में भी सामने आए। राममोहन राय के समय में जो भारतीय समाज और सांस्कृतिक जो भारतीय समाज था वो सांस्कृतिक पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। तो ऐसे समय में राममोहन राय जो थे वो देख रहे थे कि समाज जो है वो दो गुटों में बंट चुका है। एक वर्ग जो है वो तो ऐसे व्यक्तियों का है जो कि अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं और धार्मिक संकीर्णताओं में डूबे हुए हैं, जो कि धार्मिक रूढ़ियों को मानते हैं जो परंपराओं के रूप में पहले से चली आ रही है। जबकि समाज में एक दूसरा वर्ग वो है जो युवा वर्ग है और वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो राममोहन राय ने ये देख रहे थे कि ये वर्ग ईसाई धर्म की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है, तो इसलिए अपने धर्म और संस्कृति के प्रति उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई है, उसे वो हेय दृष्टि से देखने लग गए हैं। और ये जो बात है वो पतन की पराकाष्ठा हो जाती है। जब ऐसा होता है तो देश पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ऐसे समय में राममोहन राय ने एक मार्ग अपनाया और वो मार्ग सबसे श्रेष्ठ था कि उन्होंने कहा कि हमारे देश की, हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो सबसे अच्छी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अगर है उसमें कुछ तो कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, तो आवश्यकता ये है कि हम उन कुरीतियों को दूर करें, ना कि हम उस धर्म को ही बिल्कुल छोड़ दें। तो ये जो संदेश था राममोहन राय का, ये पुनर्जागरण का था, इसीलिए राममोहन राय को पुनर्जागरण का प्रथम अधिवक्ता भी कहा जाता है।